हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो सीक्वेंस सीरीज से हर साल की तरह इस बार भी जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डरावने टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उन सब को जैसे बाकी चैप्टर्स को अपन डील करें उन सारे क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे कि अपने को अगर मान लो अपने एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिखे तो हम ईजिली अप्रोच लगा पाएँ। बाकी चैप्टर्स को आप नीचे वाली प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन की बात करें तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में इस तरीके से कोई भी एक जीपी दे रखी है और ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स वाली जीपी है। उसमें 3 का प्रोडक्ट ये दे रखा है, 3 का सम ये दे रखा है, फिर ये पूछा है ना। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो सबसे पहले तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इस जीपी को अपन ए आर स्क्वायर इस तरीके से मान सकते हैं, जिसमें अपने पास में ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर और ये आर ये तो ए आर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा। ये 64 हो गया, जहाँ से ए क्यूब आर की पावर 6 64 हो जाएगा, जिसमें तुम चाहो तो अपन यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं जो कि 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, फिर क्यूब रूट ले लेंगे तो अपने पास में ये आ जाएगा। क्यूब कर देंगे से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं और ये 4 का क्यूब हो जाएगा। तो ये बेसिकली अपने पास में वैल्यू आ गई। दूसरा रिलेशन अपने को ये दे रखा है, जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि इसको ए बोल दो, ये ए आर हो गया, सॉरी ए आर स्क्वायर हो गया और ये ए आर की पावर 4 हो गया। ये अपने को दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास ए आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है। तो हम यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं, या तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, या फिर उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ कि आर की वैल्यू को या ए की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। ए की वैल्यू को अगर मान लो अपन यहाँ पे चेंज करेंगे, या आर की वैल्यू को चलो चेंज कर लो, आर स्क्वायर की जगह 4/a लिख दूंगा। तो ये a हो गया, ये a इंटू 4/a हो जाएगा, और ये अपने पास में यहाँ पे r की पावर 4 अपने को करना पड़ेगा, तो a इंटू 4 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 16, ये a स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने पास में आ रहा है। अब जिसमें देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा, तो मेरे पास में a प्लस 16/a एक्चुअल में आ जाएगा 813। इसके इक्वल इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 28 घटा देंगे तो 13 गया, तो 15 बच गया, 15 बच गया मतलब 785/7 ये अपने पास में आ रहा है, जो कि इसके इक्वल है। जिसका मतलब अब अपन यहाँ पे ना एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे a स्क्वायर बाई 16 प्लस 16/a इक्वल्स टू इसके आ जाएगा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7a स्क्वायर प्लस अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 112, और माइनस इसको ले आते हैं लेफ्ट में, ये अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी। जिसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये 7a स्क्वायर है, इसके फैक्ट देखो 7 को जब 112 से मल्टीप्लाई करोगे तो 784 आता है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ, 785 को ना ये लिख देता हूँ माइनस a प्लस 112 इक्वल टू ये, जिससे अपने पास में 7a अगर मान लो मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे a माइनस 112 आ जाएगा, यहाँ -1 कॉमन लिया तो अपने पास में ये आ जाएगा, जिससे अपने पास में एक फैक्टर तो ये हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा ये, a की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये कह रहा है इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स अपने पास में है, और हमारे पास ए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 है, जिसका मतलब थर्ड टर्म अगर 4 है तो पहली टर्म अगर 112 है तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीजिंग हो गया, वो अपने को चाहिए नहीं। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1/7। अब a की वैल्यू अगर 1/7 आ गई तो ये आउटपुट अपने को निकालना है, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये ए आर स्क्वायर लिखा है, फिर यहाँ पे देखोगे तो ए आर की पावर 4, और ये अपने पास में आ जाएगा ए आर की पावर 6। ठीक है, यहाँ पे हम ए आर स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ये आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू 4 थी, इसकी वैल्यू कहाँ से? यहाँ से निकाल लो, क्योंकि बिना फालतू बार बार क्या कैलकुलेशन करना है। यहाँ से करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 813/7a, जिसमें इसको 13 कर दो, ये 7 आ गया। a की वैल्यू 1/7 थी तो 1 यहाँ पे, 7 ऊपर, इस 7 से 7 गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट डिजिट 2 आ रहा है, यही आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 2, और
अपने पास में 5 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 30। हाँ यही आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना क्वेश्चन दिख रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को जनरली छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है कि a1 की इसने वैल्यू दे रखी है और फिर कह रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो अपने पास में ये कंडीशन है, तो ये है। अब मेरे को ऐसा फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, इस रिलेशन की हेल्प से। अब मैं कैसे बना सकता हूं कि इसको अपन तोड़ दें। सबसे पहले इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं कि अगर जैसा डिनोमिनेटर में लिखा है वैसे ही अगर मैं इसको तोड़ दूं, यानी कि वो कैसे हो पाएगा कि -2n-1 चाहिए, जिसका मतलब n+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। तो ये वाली पूरी टर्म मेरे को माइनस में चाहिए, लेकिन ऊपर n स्क्वायर भी बचना चाहिए और इस n स्क्वायर का यूज अपने को करना है। तो मैं यहाँ पे अगर 2n स्क्वायर ले लूँ तो पूरा अपना काम बन जाएगा। यानी कि बेसिकली मैं यहाँ पे an+1 और यहाँ पे ये an आ गया, और इसको अपन लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर। जिसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 2/n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करोगे तो ये 1/n स्क्वायर। ये बेसिकली इसकी वैल्यू। अब देखो लगभग अपना काम बन रहा है कि ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे कुछ बन जाएगा, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, n+1 को एक साइड कर दो, तो यानी कि an+1 माइनस 2/n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे an आ गया। ये 1/n स्क्वायर है, 1/2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब बेसिकली ये फॉर्मेट अपने पास में बन गया, है ना। अगर मैं अब देखो, अब यहीं पे है काम कि अगर तुम इसको अब लेंथी प्रोसेस से करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। अब यहीं पे अपन दिमाग लगा के क्या कर सकते हैं कि इसको ना मैं कुछ मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का बी वाली कोई भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, b1 b2 b3 bn इस तरीके से है। तो ये वाली जो टर्म होगी ये bn वाली टर्म होगी, क्योंकि nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अब वैसा ही सेम चीज यहां पे लिखा है, यहां पे और वहां पे केवल क्या फर्क है, केवल इतना फर्क है कि यहां पे n है, यहां पे n+1 है। तो बेसिकली इसको मैं बोल सकता हूं bn+1, जो कि एक्चुअली में इसके इक्वल आ जाएगी। जिससे अपन क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास एक टर्म है, उससे जस्ट अगले वाली टर्म, दोनों मतलब कोई भी एक टर्म में अगर 1/2 मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट वाली टर्म अपने पास में आ रही है। तो बेसिकली ये तो एक जीपी टाइप से हो गया जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो हमने माना है n=1 से इन्फिनिटी, इसको मैंने bn बोल दिया है, ठीक है। जिसका सिंपल सा, ये मॉड यहां पे नहीं है, मॉड बाहर है ना। जिसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा कि ये कहना चाह रहा है b1 b2 b3 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, और इसका सम का मॉड अपने को बताना है कि अगर सम नेगेटिव भी आ रहा है तो उस पर मॉड लगा देना। और bn के बारे में अभी हमको यहाँ पे पता चला है, जो हम अपन ने माना है, जिसका मतलब अगर कोई अपने पास जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स की, उसका सम क्या होता है b1 एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे b1 निकाल लो तुम यहाँ पे b1 अगर निकालोगे तो वो हो जाएगा a1-2, जो कि एक्चुअली में अपने को यहाँ पे दे देगा, a1 की वैल्यू 1 है, 1 - 2 मतलब -1 दे देगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में -1/1 - r, तो 1 - 1/2 ये हमारे पास में आ जाएगा। और इस पे लगा दो मॉड, जैसे ही इस पे मॉड लगाओगे तो नीचे 1/2 यानी कि -2 बचा, इस पे लगा दिया मॉड, बच गया वैल्यू 2, और यही आ गया इसका आंसर। इस तरीके से चालाकी से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी खतरनाक, काफ़ी डरावना टाइप का है। यहाँ पे पूरा लंबा पूरा कहानी चल रहा है। अब इसको करने के बेसिकली 2 मेथड है, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, एक मेथड तो ये वाला हो सकता है कि हम यहाँ पे क्या करें कि भाई इसको अल्फा मान लो या आर मान लो, है ना। जैसे ही तुम इसको आर मानोगे तो बेसिकली ये वाली टर्म्स है 2, इन दोनों टर्म्स पे समेशन का साइन लगा दो, फिर इसको खोल लो। फिर खोलने के बाद में अपने को पता है x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो इस तरीके से इसको तोड़ लो। जब इसको तोड़ोगे तो फिर ये होगा, है ना। और अल्टीमेटली अपने को ये बोल रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का इवन इंटीजर है, जिसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 ही आने वाला है।
दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रूट हैं इसके, तो यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट वाला ये लास्ट में लगा देंगे। लेकिन उससे पहले जो ये झमेला करना पड़ेगा इसको सबको सिंप्लीफाई करना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके साथ साथ ये तुम्हारा 15 से 20 मिनट खा जाएगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, दो इंटीजर्स जब इस वाली पूरी की पूरी इक्वेशन के दो रूट्स आए जो कि अपने पास में इवन इंटीजर्स हों, मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n की वैल्यू, एक तो तरीका ये है कि ऑप्शंस के बेसिस पे चल लो, दूसरा तरीका अपन यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दो, बट वो सिंस ऑप्शन में ही नहीं है तो उसका आंसर आएगा भी नहीं। वैसे चाहो तो तुम उसको चेक भी कर सकते हो, बट उससे पहले अपन n इक्वल टू 3 पे अगर मान लो चेक करना चाहें या निकालना चाहें, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि भाई पहली वाली टर्म आएगी यानी कि ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म इसको खोल के लिख दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगले वाली टर्म इसको खोल के लिख दो कि 4 और 2 को ऐड कर दो, 6x होगा, एक बार मल्टीप्लाई कर दो। अगले वाली में x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 आएगा, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह रख दो 3 और डिवाइड बाय 3, इससे ये चला जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करूँ तो मेरे पास 3x स्क्वायर आ गया, 2x वाली टर्म देखो 8 और 18x हो गया, और अभी अपने पास में कितना आ रहा है, ये 8, इस 8 से इस वाले 8 को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कैंसिल कर देंगे, तो 24 आ गया, जिससे अभी अपन 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये अपने पास 6 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, इसके तो क्लियरली फैक्टर अपने को दिख ही रहे हैं कि इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x कर दो, यहाँ पे 8 कर दो, एक आ जाएगा x प्लस 4, एक आ जाएगा x प्लस 2। x की दो वैल्यूज आ गई, एक -4 एक -2। क्या दोनों इवन इंटीजर्स हैं कंसेक्यूटिव वाले? हाँ, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 ही है, चाहे मॉड लगा के अपने को देखना है। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना आंसर हो जाएगा। वैसे अगर तुम चाहो तो n इक्वल टू 1 पे इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? देखो n इक्वल टू 1 के लिए केवल कहानी ये होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x होगा, और ये n की जगह 8, यहाँ पे n की जगह 1 यहाँ पे रखोगे तो 8/3 आ जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा। अब जब ये इवन इंटीजर हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, दोनों इवन इंटीजर हैं। सबसे पहली बात तो इंटीजर है, इंटीजर है तो डी को होना चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या यहाँ डी परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, मैं उस बेसिस पे इसको बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तब कैसे करते, क्योंकि अब इन सब में तो सबसे छोटा 3 ही है, तो पहले इसी को चेक कर लेंगे तब तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर 1 2 और दे रखा होता तो दिक्कत हो जाती। तो वैसी सिचुएशन में अपने को करना क्या कि जैसे मान लो 1 के लिए चेक कर, तो इसका डी निकाल लो। इसका डी अगर तुम निकाल के देखोगे तो ये हो गया 36 और प्लस 12 ये 96 हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 120 ये 132 हो जाएगा। थिंक वो इस परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, जिसका मतलब हमेशा वैल्यू इरेशनल नंबर आएगी। इरेशनल हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो खुद कह रहा है ये कहा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता था बजाय इस वाले लॉन्ग मेथड के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या कह रहा है कि A1 ये वाली जो टर्म है ये जीपी में है। अब देखो यहाँ पे A1 A2 A3 ये टर्म जीपी में नहीं है, ये टर्म्स जीपी में है। ठीक है, जिनका कॉमन रेशियो 1/√2 है, तो फिर इन सब का सम इसके इक्वल है। किनका? इनका नहीं, A1 A2 वाली टर्म्स का। तो ये अपन देख लेते हैं कि जैसे देखो A1 को अगर मैं A1 ही ले लूं और A2/2 और डिवाइड बाई A1 की अगर अपन बात करें तो ये 1/√2 के इक्वल है, जिसका मतलब A2/2 एक्चुअली में A1/√2 के इक्वल है। तो A2 की वैल्यू आ गई √2 A1। ऐसे ही A3 की वैल्यू निकाल लो। A3 एक्चुअली में A3 क्या हो जाएगा अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगा A3/2 स्क्वायर, और इसको डिवाइड इससे करेंगे तो इसको उल्टा लिख दो कि 2 डिवाइड बाई A2, और A2 को भी अपन लिख देते हैं √A1। मैं एक्चुअली में सारी टर्म्स को A1 के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, जिससे कि ये रिलेशन मेरे को मिल जाएगा बहुत आसानी से। ये अपने पास में आ गया। ये मैंने A2 को रख दिया, और ये एक्चुअली में 1/√2 के बराबर, इससे चला गया ये, इससे चला गया ये,
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A3 एक्चुअली में ट्वाइस ऑफ A1 हो गया। तो बेसिकली अगर अब तुम यहाँ से यहाँ ही तक देखोगे ना, तुमको दिख रहा है कि भाई √2 से मल्टीप्लाई करना है सारी टर्म्स में। A1 है, फिर √2 से मल्टी, अब अगले वाले भी निकालोगे तो हो जाएगा ऐसे ही। तो बेसिकली मेरे को ये मिल गया है ना। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि वो कह रहा है कि A1, फिर कह रहा है √2A1, फिर कह रहा है 2A1, फिर कह रहा है 2√2 आ जाएगा A1। इस तरीके से चलता जा रहा है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे √2 की पावर 0 है, यहाँ 1 है, √2 की पावर, यहाँ √2 की पावर 2 है थर्ड टर्म में। तो 10 टर्म है तो √2 की पावर 9 हो जाएगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे A1 आ जाएगा। ये एक्चुअली में 62 के इक्वल है। A1 को मैं बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे अपने पास 1 प्लस √2 प्लस 2 प्लस इस तरीके से चल रहा है, √2 की पावर 9 तक जा रहा है। ये 62 के इक्वल है। अब देखो, अब ये है GP, तो यहाँ पे A1 तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पेज है क्या? हाँ चलो, यहाँ पे A1 तो आएगा ही आएगा। अब इसका सम निकालो। GP का सम निकालने के लिए तुमको चाहिए A क्या होता है? A तो यहाँ पे 1 है, 1 आ गया इनटू, अब अपने को √2 है, R जो है 1 से बड़ा है। अगर R 1 से बड़ा है तो R की पावर n-1 करेंगे, तो R की पावर n, √2 की पावर n। अब यहीं पे दिक्कत है ना। दिक्कत क्या है कि n यहाँ पे क्या लोगे, n यहाँ पे 10 है ना कि 9, क्योंकि √2 की पावर 0 से कहानी स्टार्ट हो रही है और √2 की पावर 9 तक अपने पास में जा रही है। तो ये 10 हो जाएगा, -1 कर दो, यहाँ पे √2 -1 आ जाएगा। ये 62 के इक्वल है। अब देखो A1 की वैल्यू निकालनी है, तो 62 इंटू √2 -1, और ये √2 की पावर 10 है, जिसका मतलब 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 32 होती है, उसमें से 1 गया तो 31 बचा, 31 इससे ये चला गया। तो बेसिकली 2 इंटू √2 -1 ये हमारे पास में आ गया, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इस तरीके से इसको भी किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। ठीक है, फिर सम ऑफ इट्स 6 टर्म्स। एक्चुअली में यहाँ पे भी फर्स्ट 6 टर्म्स के बारे में ही बात कर रहा है। उनका सम 4 है, तो फर्स्ट 12 टर्म्स का सम बताना है अपने को। तो देखो, अपन यहाँ पे एकदम बेसिक तरीके से अगर करें तो स्टार्टिंग की पहली टर्म को A मान लो, कॉमन डिफरेंस को D मान लो, तो n/2 यानी कि 4/2, 2A प्लस n-1 3 हो गया, इंटू D इक्वल्स टू 6। ये बच गया 2, इससे गया ये 3, यानी कि 2A प्लस 3D की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही दूसरे वाले पे आ जाओ। इधर ये क्या है? 6/2 और 2A प्लस 5D हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया, ये बन गया 3, यानी कि 2A प्लस 5D इक्वल्स टू 4/3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, हालांकि बोलने की जरूरत ही क्या है, 2 - 1 कर दो। 2 - 1 जैसे ही करोगे तो हमारे पास 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा, 5D में से 3D जाएगा तो बचेगा 2D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/3 में से गया 3, यानी कि 4 में से 9 गया, ये आ गया -5/3। 2D की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे ये आ रही। ठीक है, तो यानी कि D की वैल्यू माइनस अपने पास में 10/3 आ जाएगी। हाँ, ये आ गया 10/3। अगर D अपने पास में ये आ गया है, सॉरी 10/3 कहाँ से हो गया, ये -5/6 हो जाएगा ना, है ना, 2 डिवाइड में जाएगा, ये अपने पास में आ गया। अब अगर ये आ गया तो मैं A भी निकाल लेता हूँ। A निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी का यूज़ कर लो। चलो, 2A इक्वल्स टू 3 - 3D, यानी कि 3 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 5/6 ये आ जाएगा। इससे ये 5/2 हो गया, तो ये हो गया 11/ हमारे पास में 2 आ जाएगा। ये 2A की वैल्यू है 11/2, तो A की वैल्यू आ गई 11/4। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फर्स्ट 12 टर्म्स का सम बताना है, तो 12/2 इंटू 2A, A की वैल्यू 11/4 प्लस 11 यानी कि n-1, तो 11 हो गया। D की वैल्यू है 5/6, वो भी माइनस का, तो इसको कर दो माइनस, यहाँ पे लिख दो 5/6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो 6 हो गया, चलो ये 6 हो गया, तो ये 2 हो गया, और 11 को ले लो बाहर, तो 1/2 माइनस 5/6 आ गया, तो 66, और यहाँ पे एलसीएम 6 ही अपन ले लेते हैं,
तो ये 3 हो गया, ये -5 हो गया, तो ये अपने पास में 11 आ गया या -2 बच गया। टोटल आउटपुट इज -22, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ खास करना भी नहीं था अपने को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि थोड़ा सा अलग मेरे हिसाब से लग तो रहा है देखने में। क्या कह रहा है कि ए बी सी ए पी में है, ठीक है, जिसका मतलब ट्वाइस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी। फिर कह रहा है ये सब जीपी में है, मतलब 4b⁴ एक्चुअली में a²c² के इक्वल है। और ए बी सी में सबसे बड़ा सी है, फिर ए है, फिर बी है, फिर ए है, और तीनों का सम दे रखा है, ठीक है। फिर ये पूछा है। अब इसमें देखो सबसे अच्छा चीज़ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा कर लो, बी इधर ऐड कर देता हूँ, बी इधर ऐड कर देता हूँ, जिसका मतलब 3b की वैल्यू एक्चुअली में a + c + b, जिसकी वैल्यू इसने 1 दे रखी थी, ये 1 हो गया। b की वैल्यू 1/3 आ गई, ठीक है। अगर b की वैल्यू 1/3 अपने पास में आ गई है तो ये, अब हम क्या करें, इससे आ जाते हैं। इसका मतलब a × c की वैल्यू, मैं दोनों साइड रूट ले रहा हूँ, तो हमारे पास में ये आ जाएगी प्लस माइनस में 2b²। हाँ 2b² आ जाएगा, यानी कि +-2/9 अपने पास में ये वैल्यूज आ जाएगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब हमको यहाँ पे देखो फिर से इसी का यूज कर लेते हैं कि ये कह रहा था 2b = a + c, जिसका मतलब 2/3 है ना। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे b की वैल्यू मेरे को पता चल चुकी है, b की वैल्यू पता चल गई, तो अगर मेरे को a² c² की प्लस में वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम ही बन जाएगा। और a × c की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ कि ये हमारे पास में है, तो दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो a² ये आ गया, 2ac आ गया, ये आ गया 4/9। तो a² + c² की वैल्यू 4/9, और ये प्लस माइनस में ये भी 4/9 हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू प्लस माइनस में अपन ले रहे हैं। अब देखो, अब एक बार जब तुम इसको प्लस में लोगे तो ये हो जाएगा 8/9, और एक बार जब तुम इसको माइनस में लोगे तो ये हो जाएगा 0। अब तुमको लेनी कौन सी है, ये तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि b है पॉजिटिव, ठीक है। b अगर मान लो मेरे पास में पॉजिटिव है, तो कोई भी दो नंबर्स के स्क्वायर का सम कभी 0 आएगा ही नहीं, वो तभी आएगा जब वो दोनों 0 हो, है ना। अब दोनों 0 होने के लिए c को 0 होना पड़ेगा, c 0 हो गया, जिसका मतलब हम यहाँ पे क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि b छोटा है c से। अब 0 से तो 1/3 छोटा है ही नहीं, वो तो बड़ा हो गया, तो कंडीशन ही नहीं बनेगी, तो ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा। जब ये आ गया है तो अब काम बन गया। अब क्या ये पूछा है, ठीक है, तो 9 यहाँ पे b² की वैल्यू एक्चुअली में 1/9 हो गई, और a² + c² की 8/9 हो गई, तो 9 × 9/9, यानी कि 9 ही इसका आंसर आ गया। ये ऐसे कर सकते हैं इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, ये दिया हुआ। अब इस तरीके के क्वेश्चन में बेसिकली अपने को टर्म्स निकाल के जो वैल्यूज इसने दे रखे हैं उन सब के बेसिस पे ही चलना होता है, तभी जाके हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। देखो यहाँ पे ये अपने को इसने दे रखा है, तो ये कह रहा है ये है। सबसे पहले a1 की अगर बात करोगे तो k की जगह 1 अपन ने इधर पुट कर दिया, तो ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। अब ये a6 क्या कह रहा है, a6 का मतलब है k की वैल्यू 6 वाली टर्म, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम 6 रखोगे तो इसका मतलब a1 a2 a3 से a6 तक की सारी टर्म्स का सम, और जब यहाँ पे n की जगह 6 रख दो वो आउटपुट आएगा। तो ये एक्चुअली में समेशन ऑफ, जैसे 6 वाली चीज़ के लिए अगर अपन बात करें कि 6 टर्म्स का सम अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा, n की जगह 6 रख दो तो ये 36 अल्फ़ा + 6 बीटा हो जाएगा। 5 का निकाल लो, 5 का अगर शुरू के 5 टर्म्स का सम निकालोगे तो ये हो जाएगा 25 अल्फ़ा + 5 बीटा। अब मैं ऐसा क्यों किया हूँ, क्योंकि अब अगर मान लो मैंने माइनस कर दिया, ये एक्चुअली में क्या है, a1 + a2 से a6 तक की टर्म्स का सम, ये क्या है, a1 + a2 से a5 तक की टर्म्स का सम। दोनों को माइनस करोगे तो अपने पास में a6 वाली टर्म आ जाएगी। बस जैसे ही हमारे पास में a6 वाली टर्म यानी कि a6 अब आ जाएगा, तो ये एक्चुअली में किसके इक्वल आ जाएगा,
5 और 6 11 अल्फा प्लस बीटा के इक्वल अपने पास में ये आ जाए। और ये एक्चुअली में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है? 7a1 यानी कि 7 अल्फा प्लस 7 बीटा के। तो अब इन दोनों को लेके चल लेते हैं। दोनों को लेके चलने का मतलब यहाँ पे 4 अल्फा बच गया, यहाँ पे अपने पास में 6 बीटा बच गया। तो चाहो तो यहाँ पे रिलेशन भी बना सकते हैं अपन, या फिर इतना ही रहने दो, क्योंकि और वाली वैल्यूज़ का यूज़ कर लेते हैं। और क्या दे रखा है? ये है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। ए tan की बात कर लेते हैं। शुरू के tan टर्म्स का सम की अगर बात करोगे तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में 100 अल्फा प्लस 10 बीटा, और 9 टर्म्स का सम निकालोगे तो वो अपने पास में आ जाएगा 81 अल्फा प्लस 9 बीटा। ये हमारे पास में आ गया। इन दोनों को अगर मान लो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा 19 अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया, जो कि एक्चुअली में 59 के बराबर इसने दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बीटा की जगह वैल्यू ही रख देता हूँ, या फिर ऐसा करो इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर अपन यहाँ पे काम कर लेंगे कि ये 4 हो जाएगा, ये 100 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 6 बीटा की वैल्यू एक्चुअली में 4 अल्फा के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 बीटा, जिसको कि मैं यहाँ से 4 अल्फा के इक्वल लिख दे रहा हूँ, और ये इक्वल आ जाएगा अपने पास में 5 ये, तो ये 118 अल्फा, ये 354 हो गया। अल्फा की वैल्यू आ गई बेसिकली 3। चलो अल्फा अगर मेरे पास में 3 आ गया है तो मैं तो बीटा निकाल ही सकता हूँ। तो बीटा अपने पास में क्या आ जाएगा? बीटा एक्चुअली में आ जाएगा 4 अल्फा बाई 6, 4 अल्फा बाई 6 यानी कि 4 इंटू 3 बाई 6 यानी कि ये आ गया 2। अब ये अगर 2 आ गया तो अल्फा प्लस बीटा ही तो निकालना है, वो तो हो गया 5, 3 और 2 5 कर दो, खत्म। चलो और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये दे रखा है कि ये मेरे पास में एक AP है जिसका पहला टर्म पॉजिटिव है, और यहाँ पे A2 माइनस A1 अपने को दिया हुआ है, जिसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि ये एक्चुअली में कॉमन डिफरेंस है, और ये अपने को दे रखा है। ठीक है, फिर ये भी दिया हुआ है, सारे टर्म्स का सम इसने दे रखा है। यहाँ से हमारे पास में एक रिलेशन आएगा और एक रिलेशन यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, जिसका यूज़ अपन यहाँ पे कैसे कर लेंगे। देखो कि अपने को यहाँ पे ये सब दे रखा है, डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो मैं सबसे पहले इसी का यूज़ कर लेता हूँ। इसका यूज़ करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ए एन एक्चुअली में जो कि क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि -3/4 है, ये एक्चुअली में 1/4 ऑफ A1 के इक्वल है। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, जिससे क्या होगा कि A1 के साथ 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, उधर वाली टर्म ये प्लस में 3/4 हो जाएगी, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, ये खत्म। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि n-1 एक्चुअली में A1 के इक्वल है, या फिर चाहो तो n इक्वल्स टू A1 प्लस 1 बोल दो, जिसका फ़ायदा ये होगा कि अब ये n टर्म्स का सम अपन को दे रखा है। इस पे आ जाओ, जिसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं n/2 यानी कि A1 प्लस बाई 2, 2a वो तो 2A1 ही आता है, प्लस n-1 यानी कि A1 इंटू डी, ये दिया है, ये एक्चुअली में 525/2 के इक्वल है, जिसमें 2 से गया 2, तो यहाँ पे अपने पास में आ गया A1 प्लस 1, और यहाँ पे ट्वाइस इसका 4 ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 8A1 माइनस 3A1, और ये 525 अपने पास में आ रहा है, जिसका मतलब A1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ अभी इसी को लिख दो कि 5A1 बाई ये 525, 5 से अगर इसको निपटाएंगे 105 आ गया, 105 को 4 से मल्टीप्लाई उधर जाके कर दोगे 420 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A1 इक्वल्स टू 420, उसको इधर ले आओ।
ठीक है, हाँ ये अपने पास में आ गया। तो यानी कि a1² माइनस प्लस a1 माइनस 420। अब इसके करने हैं फैक्टर, 21 इंटू 2 करते हैं तो 42 होता है, तो 20 कर दो। तो यानी कि a1² प्लस 21 a1 माइनस 20 a1 प्लस की जगह आएगा माइनस 420 इक्वल टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर इसके बन जाएंगे। एक फैक्ट a1 अगर मान लो मैंने कॉमन लिया तो ये a1 प्लस 21 बन गया, माइनस 20 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये a1 प्लस 21 बन गया। तो बेसिकली अपने पास में a1 प्लस 21 a1 माइनस 20 इक्वल टू 0 आ गया। a1 की एक तो माइनस 21 एक प्लस 20 वैल्यू आ गई। अब अगर दो वैल्यूज़ मेरे पास में आ गई हैं, क्वेश्चन में कह रहा है ये क्या कि a1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेसिकली ये आ गया। अगर ये अपने पास में a1 की वैल्यू आ गई है तो जो आउटपुट पूछ रहा है उस पर काम कर लेते हैं। आउटपुट क्या है, 17 टर्म्स का सम n/2 यानी कि ये 2a यानी कि ये प्लस 16 इंटू माइनस 3/4, ये सॉल्व करना है बस अब अपने को। तो ये गया 4 है ना, तो 17/2 ये हो गया 40 और ये हो गया 12। तो यहाँ पे ये अपने पास में 28 आ गया, इससे ये गया 14, 7 लास्ट डिजिट 8 होना चाहिए, ये रहा। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे तो मेरे हिसाब से यही आ रहा होगा, इसके अलावा और कुछ आएगा भी नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इस सिनेरियो की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा फील हो सकता है, लेकिन जो ये दे रखा है ये पूरा इसको जस्टिफाई कर रहा है और बहुत आसानी से हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई इसमें, है ना। तो ऐसे सिनेरियो में हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम दें, क्वेश्चन को समझें एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, तो हो जाएगा। जैसे देखो ये सारे के सारे 3 की पावर है ना, जिसका मतलब पहले वाला जो है ये क्या है, ये 3 की पावर ये 4 है ना, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये 3 की पावर 6 है, तो ये 3 की पावर 4 है, तो ये 3 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 0। अब समझ में आ रहा होगा आगे कहाँ कहाँ जा रहा है, हर बार 3 की पावर 2 कम होती हुई चली जा रही, ऐसा है। फिर ये कह रहा है ये सब दे रखा है इसने। चलो पहले ये टर्म निकाल लेते हैं, है ना, कि भाई इसके अंदर लिखा क्या है। 2 तो बाहर रहने देना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसे इस 2 को भूल जाते हैं, सीधा समेशन निकालने बैठ जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो 2 अपने लिख लिया। अब P1 n की जगह 1, P1 का मतलब क्या है कि ये अगर अपने पास P1 लिखा है तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट वन टर्म, फर्स्ट वन टर्म का मतलब पहली ही टर्म मतलब 3 की पावर 6। अब आ जाओ, फिर प्लस करना है P2 से। P2 क्या कहना चाह रहा है, दो टर्म्स जो हैं उन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, जिसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 3 की पावर 6 और 4 को ऐड करोगे 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे पावर 1/n भी है, यानी कि n की जगह 2 ले रहे हो तो पावर 3 की पावर 10 आ गया, पूरे की पावर 1/2 यानी कि 3 की पावर 5, तो ये 3 की पावर 5 अब बन जाएगा ये। ऐसे ही 3 ले लो, 3 टर्म्स की अगर बात करोगे तो इन तीनों को लोगे तो 12 हो गया, 3 की पावर 12 और पूरे की पावर 1/3, तो यानी कि 3 की पावर 4 बच गया। अब सबको समझ में आ रहा होगा आगे क्या, आगे करके अब क्या क्या आने वाला है। आगे 3 की पावर 3 आ जाएगा, ये सब चल रहा है ना। लास्ट वाली टर्म भी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने खुद से दे दिया है, नंबर ऑफ टर्म 40 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब अपने को क्या करना है, ये तो GP है तो ये 2 तो बाहर है। सबसे पहले क्या होता है A, फिर R की पावर n, R कितना है 1/3, तो उस सिचुएशन में 1 - 1/r इसकी पावर n डिवाइड बाई ये, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये 2 आ गया, ये 3 की पावर 6 हो गया और ये 2/3, तो इसको 3/2 लिख देते हैं। और ये अपने पास में 3 की पावर 40 - 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 40, ये आ गया। 2 से गया 2 और इससे इसको निपटाओगे तो 3 की पावर 34 बचेगा और ये एक और है, तो यानी कि 3 की पावर 33 बचेगा, यानी कि 3 की पावर 40 - 1/3 की पावर 33, खत्म। यही पैटर्न दिया है, बस अल्फा आ गया 40, बीटा आ गया 33। क्या दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का सम कर दो। सम कर दोगे तो वैल्यू आ गई 73 जो कि A ऑप्शन में दे रखी है और ख़त्म हो गया फिर।
इस तरीके से। चलिए और आगे चलते हैं। अब अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास A1 A2 A4 तक के 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स अपने को दे रखे हैं। उसके बाद उनका कॉमन डिफरेंस ये कह रहा है L, जो यहाँ पे इसने यूज़ किया है, एक इंटीजर ही है ये भी। और फिर कह रहा है कि चारों का सम 48 है और प्रोडक्ट वगैरह के बारे में भी कुछ कुछ दे रखा है इसने ये सब। तो जब भी 4 टर्म्स की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम 4 टर्म्स मानते हैं, जिसमें पहली टर्म A-3D सॉरी क्या क्या होता है, A-3D A-D A+D और A+3D होती है। सबका सम इसने दे रखा है, ये रहा। ठीक है, ये कॉमा से कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी जगह पे मिलेगा। एक्चुअली मैं कॉपी पेस्ट करते टाइम थोड़ी सी ऐसी एरर हो गई। चलो, तो ये आ जाएगा A-3D प्लस A+D प्लस A+A-D है भाई, A+D फिर A+3D एक्चुअली में 48 के इक्वल है। तो इस ऐसे 4 टर्म लेने में फ़ायदा ये होता है, D खत्म हो जाता है। D खत्म हो गया तो 4A आ गया 48 के इक्वल, A आ गया 12 के इक्वल। अब इसने दूसरा कंडीशन ये दिया हो। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो ये कि इस AP में हम एक्चुअली में जो कॉमन डिफरेंस लिए हैं वो लिए हैं 2D, है ना। तो यानी कि 2D एक्चुअली में L के बराबर है या फिर L/2 की जगह D अपन लिख सकते हैं। अब इस पे आ जाते हैं। अब इससे बच नहीं सकते, ये कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, सबको प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। यानी कि A अपने को मिल गया तो 12 लिख देता हूँ उसकी जगह, तो 12 - 3D, फिर उसके बाद 12 - D, फिर उसके बाद 12 + D, फिर उसके बाद 12 + 3D, उसके बाद L² अपने को दे रखा है। L की जगह मैं रख सकता हूँ 2D, तो ये एक्चुअली में 16D⁴ हो गया, ये 361 के बराबर। अब देखो, अगर ये अपने पास में, तो अब इनको मल्टीप्लाई भी करना है यार। इसको इससे कर देते हैं और इसको इससे कर देते हैं। एक्चुअली में A + B × A - B वाला कंसेप्ट बन जाएगा। तो ये हो गया 144 - 9D², फिर 144 - D² प्लस 16D⁴ 361। हो भाई, अब बहुत कैलकुलेशन जाने वाली है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं ना नहीं कर रहा भाई, 144 का होल स्क्वायर मेरे को तो पता नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये 9 इंटू, यहाँ माइनस ही आएगा, 144D² हो गया। फिर चलिए 144 से मल्टीप्लाई हो गया, -D² से तो -144D² हो गया, और ये हो गया 9D⁴। कुछ तो अच्छा सा बनेगा, जैसे 361 जो है ये एक्चुअली में 19 का स्क्वायर होता है। हाँ चलो, तो देखो अभी क्या करें कि हम, ओहो एक छूट गया है, 16D⁴, ये 361 के इक्वल हो गया। अच्छा, इसको 19 का स्क्वायर लिख दिया था ना मैं। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 25, तो 25D⁴। अब क्या करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको और इस यहाँ से कॉमन ले लोगे 144D² को, तो यहाँ पे आएगा 9 + 1 यानी कि 10। 10 अगर हो गया तो बेसिकली ये 10 से तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ये हो गया, इसको रहने देते हैं, है ना, और इसको और रहने दो, ये = 19 का स्क्वायर है। अब देखो, अब बन गया, ये बन गया। देखो ये है एक्चुअली में 5D का होल स्क्वायर, यहाँ पे 144 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आना चाहिए 2 × 5 × 144, जो एक्चुअली में D², ये आ भी रहा है। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ये बन गया 5D² - 144 का होल स्क्वायर, एक्चुअली में 19 के स्क्वायर के बराबर है। बस अब हो गया। तो एक बार, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर इन वैल्यूज़ को देखोगे तो 5D² - 144 एक्चुअली में ±19 के इक्वल आएगी। एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस लेंगे तो ये अपने पास में 144 - 144 = 19। तो यहाँ पे आ गया 5D², ये हमारे पास में, इसको प्लस कर दो तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 3
163। तो डी स्क्वायर की वैल्यू ये 163/5 आ जाएगी। ठीक है, एक बार माइनस ले लो। माइनस अगर अपन लेंगे तो अपने पास में यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू माइनस 19। तो 5d स्क्वायर एक्चुअली में ये आ जाएगा 144 माइनस 9। ऐसा करते हैं, इसको 145 में से 20 घटा दो, तो बेसिकली ये हो गया 5d स्क्वायर एक्चुअली में 125 के बराबर। तो डी स्क्वायर एक्चुअली में 25 के बराबर। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई। डी की वैल्यू प्लस माइनस 5 अगर आ गई है तो एल मेरे पास में प्लस माइनस 10 आ जाएगा। और यही चीज अपने को देखनी है, क्योंकि ये कह रहा है कि एल इंटीजर है। तो एल इंटीजर केवल इससे आ रहा है, इससे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां से डी आ जाएगा ये, जो कि एक रैशनल वैल्यू थी। ये तो अपने काम का ही नहीं बचा। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। अब निकाल लेते हैं। तो पहली टर्म है ना, लार्जेस्ट टर्म वगैरह के बारे में बात करनी, तो चाहो तो तुम देखो, चाहे प्लस ले लो या माइनस ले लो, उससे मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे a1 की बात करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3d। तो 12 माइनस 3d 12 माइनस 15। ठीक है, a2 की बात अगर करोगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस d 12 माइनस 5। a3 की बात करोगे इसमें प्लस कर दो। a4 की बात करोगे तो इसमें प्लस कर दो। ये एक्चुअली में आ जाएगा 27। ये इसका आंसर होगा। वैसे चाहो तो तुम -5 लेके भी चेक कर सकते हो। जैसे ही तुम यहाँ पे -5 लोगे तो अब क्या होगा, अब a1 वाली टर्म में ये प्लस हो जाएगा और a2 में ये भी प्लस हो जाएगा, लेकिन a3 में अब ये माइनस हो जाएगा, a4 में अब अपने पास में यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अपन यहाँ पे इसकी टर्म को निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को ये दे रखा है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें खास कुछ है नहीं, क्योंकि इसको देख के सीधा तुमको देखना चाहिए a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी क्यूब। जिसका मतलब अगर मैं इस पूरी सीरीज को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो a क्यू माइनस बी क्यू, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, ऐसा बनेगा। यानी कि मैं इसको अगर 1/3 माइनस 4/7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले वाली टर्म जो है होल स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि इसका होल स्क्वायर ये हो गया। अगले वाले में क्यूब बन जाएगा कि इसका क्यूब हो गया, और ये एक्चुअली में चलता चला जाएगा। तो इसको दो सेपरेट तरीके से देख लो। दो सेपरेट तरीके से मतलब इसको एक साथ क्लब कर लेते हैं 1/3 वाली को। जब 1/3 वाली को एक साथ क्लब करोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, 1/a/1 माइनस आर होता है। तो a यहाँ पे 1/9 है और r यहाँ पे 1/3 है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9 माइनस इंटू 3/2, 2/3 होगा जो कि 3/2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा 1/6। हाँ, ऐसे ही दूसरे वाले को भी क्लब कर लो, है ना। दूसरे वाले को क्लब करोगे तो ये एक्चुअली में 4/7 का होल स्क्वायर, तो 16/49 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/7, यानी कि 16/49 इंटू अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, तो 3/7 बचा तो 7/3 आ गया, जिसका मतलब ये 7 हो गया। तो ये 16/21 आ गया। चलो अब देखो, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एलसीएम तुम 21 लोगे तो ये 7 माइनस 12 यानी कि -5/21 आ जाएगा। तो यानी कि माइनस और रेसिप्रोकल है तो ये आ जाएगा -21/5, और यहाँ पे आ जाएगा 1/6 माइनस 16/21, ये अपने पास में आ रहा है। तो इसको देखोगे तो ये -21/5 हो गया, ये 1/6 हो जाएगा अपने पास में, और ये प्लस में आ जाएगा 21/5 इंटू 16/21, इससे गया ये, और ये 2 हो जाएगा, 3 से ये 7 बार चला जाएगा। तो यानी कि 16/5 माइनस 7/10 ये होना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर 10 एलसीएम लेते हैं तो ये 32 आ जाएगा, ये 32 आ गया तो 7 गया, और अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा 25/10 यानी कि 5/2, ये अपने पास में आ रहा है। देख लेते हैं। सही,
ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही है ना, कैलकुलेशन में अगर कोई एरर हो तो। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 में भी पूछे गए, 25 में भी पूछे गए। जब भी इस तरीके के ऑप्शन में रूट में ई वगैरह दिखे तो दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए ई का एक्सपेंशन। ई की पावर एक्स का क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जाता है। अब एक्स की जगह तुम 1 रख दोगे तो ई का आ जाएगा, और 1 अपॉन ई का अगर मान लो तुमको देखना है तो उसकी जगह तुम यहाँ पे एक्स की जगह -1 रख दो तो आ जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में जब भी फैक्टोरियल वगैरह अपने को दे रखा हो तो यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर k इंटू के प्लस 1 लिखा है, नीचे k फैक्टोरियल है तो इसको k माइनस 1 फैक्टोरियल कर दो, k से k चला गया, है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ना तुम इसमें ऐसा करो कि +1 -1 कर दो। जब तुम इसमें +1 -1 करोगे तो k -1 को एक साथ लिख दो, बाकी 2 को एक साथ लिख दो और बीच में लगा दो प्लस, और इसको कर दो सेपरेट, तो ये अपने पास में आ जाए। जिससे तुम क्या बोल सकते हो कि अब यहां पे k -1 फैक्टोरियल को लिख सकते हो k -1 इंटू k -2 फैक्टोरियल, जिसमें k -1 से k -1 खत्म हो जाएगा। ये कहानी स्टार्ट हो रही होगी k -2 फैक्टोरियल से, और यहां पे 2 अपॉन k -1 फैक्टोरियल हो जाए। अब देखो, अब हम यहां पे आते हैं जो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूं। ये बेसिकली हो क्या रहा है कि इस पूरे पे लगा है -1 की पावर k + 1 और फिर पूरे पे समेशन k = 1 से इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। अब यहां पे दिक्कत ये होती है कि कुछ लोगों को कि भाई ये के तो 1 से जा रहा है, ये तो 1 - 2 हो गया, तो क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसे सिनेरियो में अपने को बस सिंपली ये देखना है कि वो वैल्यू जस्टिफाई होंगी ही नहीं, तो ये कहानी k = 2 से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, तो k = 2 से स्टार्ट होगी तो -1 की पावर k + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन k - 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही दूसरे वाली कहानी k = 1 से स्टार्ट होगी, जिसमें -1 की पावर k + 1, और इस 2 को ले आता हूँ बाहर और ये 1 अपॉन k - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर तुम इसको देखोगे तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, देखो जैसे k = तुमने 2 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1, तो ये 1 आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी तो ये -1 आ जाएगा। फिर अगले वाले में बात अगर करोगे तो अपने पास में यहाँ पे 3 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 ये 1 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1। फिर अगले वाले में माइनस आएगा, यानी कि 4 जब रखोगे, जब 4 अगर तुम यहाँ पे रख रहे होगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये अपने पास में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। फिर अगले वाला प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से कहानी चल रही है। अब देखो, अब क्या देखना है, देखना ये है कि हमारे पास e की पावर x का एक्सपेंशन ये है, यानी कि अगर मैं इसमें x की जगह 1 रखूं तो मेरे को दिखेगा यहाँ पे 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3, ये सब चलेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि अगर मैं x की जगह -1 रखूं तो यहाँ पे दिखेगा 1 - 1, फिर ये वाली टर्म प्लस में, फिर ये वाली टर्म माइनस में, ऐसा अपने को चलेगा। अब ये वैसा ही है, बस यहाँ पे तुमको ध्यान क्या देना कि अगर तुम यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे पहले वाले पोर्शन में से, तो बेसिकली अगर तुमने -1 कॉमन ले तो 1 - 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1 - 3 फैक्टोरियल ये सब बन जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले में 2 है, और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, k = 1 डालोगे तो पहली वाली टर्म प्लस में आएगी, दूसरे वाली टर्म माइनस में आएगी, है ना, k = 2 पे, और फिर k = 3 लोगे तो ये फिर प्लस में हो जाएगा, फिर अगले वाला माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से चल रहा है। ये एक्चुअल में वही हो गया, e की पावर -1 का ही एक्सपेंशन, इसमें x की जगह -1 पुट कर दो बस, तो ये अपने पास में e की पावर -1 का एक्सपेंशन, यानी 1 - 1 1 + 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा। अब ये e की पावर -1 का एक्सपेंशन है, ये भी, तो यहाँ पे -1 तो था ही, और उसके साथ e की पावर -1, और यहाँ पे e की पावर ये, तो बेसिकली बच गया हमारे पास में e की पावर -1, यानी कि 1 अपॉन e, जो कि ए ऑप्शन में है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा।
और आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास में एक जीपी है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इसने दे रखा है। जब भी 3 टर्म्स की बात होती है तो अपने दिमाग में ये आना चाहिए, जिसका मतलब ये गया a³ 27, a की वैल्यू 3। चलो फिर कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज दिस। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम a/r प्लस ए को हटा दो ना अब यार, 3/r प्लस 3+3r, ये बताना है। ये क्या कह रहा है कि इसका जितने भी आउटपुट पॉसिबल हैं वो केवल इस रेंज में पॉसिबल। चलो इसको देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर मान लो मैं 3 को कॉमन लिया तो 1/r प्लस r+1। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास में ये है, इसके बारे में अपने को पता है कि अगर r पॉजिटिव रहे तो AMGM अपन लगा देते हैं सीधा सीधा कि 1/r प्लस r/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/r इंटू r। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है हमेशा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। लेकिन अगर दोनों टर्म यानी कि अगर r नेगेटिव रहेगा तो दोनों टर्म नेगेटिव ही आ जाएंगी। अगर r नेगेटिव है तो उस केस में इसकी वैल्यू हमेशा -2 से छोटी रहेगी। बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं r 1/r प्लस r की वैल्यू कभी भी -2 से 2 के बीच में नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहीं से a और b की वैल्यूज नहीं आई हैं, ठीक है, ये गलत फहमी है। ये अभी अपन ने यहाँ पे बात की, जिसका मतलब अपने पास में क्या हो गया कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी तो सम की वैल्यू क्या है वो निकालनी पड़ेगी अपने को। तो सम किससे बड़ा होगा हमेशा, 3 यहाँ पे है, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हमेशा सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा। जब लेस देन इक्वल टू -2 है सम की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये हो गया -2, ये +1 हो गया, तो ये हमेशा -3 से छोटा होगा। जिसका मतलब तुम यहाँ पे चाहो तो बोल सकते हो सम हमेशा -∞ से -3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी होगा, जिसको तुम बोल सकते हो कि एक्चुअली में ये है। बस अब हो गया ये। अब इससे कर दो कंपेयर, तो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 9, दोनों के स्क्वायर का सम, तो पहले वाले का 9, दूसरे वाले का 81, टोटल हो गया 90। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अब और आगे चलते हैं। अब अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में कॉमन डिफरेंस AP का, इस वाली AP का बेसिकली 13 ज़्यादा है इस वाली AP से। ओके, और ये रिलेशंस वगैरह इसने दे रखे हैं। तो बेसिकली अगर मान लो मैं इसके कॉमन डिफरेंस को D2, इसके कॉमन डिफरेंस को D1 मान लूँ, तो D1 वाला वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि D1 माइनस D2 अगर करोगे तो 13 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी आ सकते हैं हम। A1 इसने दे रखा है A78 का मतलब क्या हो गया, A1 प्लस 77 D1 इक्वल्स टू 327, ये है। ठीक है, हालांकि इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि B वाली 2 टर्म में, पहले इस पे काम करते हैं। तो B31 इसकी वैल्यू इसने दे रखी है -277, तो ये हो जाएगा B1 प्लस 30 D2, ये अपने पास में ये है। ऐसे ही ये वाली टर्म है, ये क्या हो जाएगी B1 प्लस 42 D2, ये एक्चुअली में -385 है। मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसमें से इसको, ये गया, यहाँ पे बच गया अपने पास -12 D2, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में, ये प्लस हो जाएगा ना भाई, तो 385 में से देखो 300 जाने में इसमें 23 चाहिए और 85 ये है, तो ये अपने पास में हो जाएगा 85 8 108 हो जाएगा। ठीक है, तो D2 की वैल्यू हो गई -9। अगर D2 -9 है तो D1 को अपन बोल देंगे 4, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 13 है। चलो, अगर D1 इतना है तो अब तो ये आ ही जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ कि भाई A1 क्या हो जाएगा, 327 माइनस 77 इंटू 4, तो ये हो गया 327 माइनस 8, और अपने पास में ये हो जाएगा
28 और 2 ये हो गया। चलो तो बेसिकली 19 बच गया, वही पूछा है इसने A1, तो ये हो गया खत्म। बस इस तरीके से अपने को इसको निकालना था। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बहुत बार सीक्वेंस सीरीज की वीडियोस में, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें बहुत बार मैं बताऊँ कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये होता है। बस इतना ही पता करना था और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2r, और यहां पे r दे रखा है तो 1/2 ले आओ आगे। इस समेशन को r इक्वल टू 1 से 25 कर दो, और यहां पे आ जाएगा। इस फैक्टर को अपन लिख सकते हैं कि भाई r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये हो जाएगा। जिसको अल्टीमेटली हम लिख सकते हैं r इक्वल टू 1 से 25, ये हो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ये हो जाएगा। अब ये अगर हो गया तो फिर तो काम ही खत्म हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं अपने पास। अब क्या करना है, अब तुम वैल्यूज पुट कर लो। 1/2 को अभी के लिए भूल जाना है थोड़ी देर, है ना। अब पैटर्न देखते हैं अपन। यहाँ पैटर्न देखने के लिए जब r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, जैसे ही r इक्वल टू 1 पुट करोगे इसमें इस वाली वैल्यू के अंदर पुट करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1, ये 1 हो गया, या 1/3 हो जाएगा। r इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 2, तो 2 बच गए, प्लस ये 1/3 और ये हो गया 4 3 7, ये 7 हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली ये चल रहा है। इसको ना नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा सा सही से हो जाए कि भाई r इक्वल टू 1 पे अगर हम निकाल रहे थे तो 1/1 माइनस 1/3 आ रहा था। ऐसे ही r इक्वल टू 3 पे अगर मान लो मैंने निकाला तो 1/3 माइनस 1/7 आ रहा है। यही पैटर्न आगे भी फॉलो होगा। हमको जाना है 25 तक, तो 25 वाला निकाल लो। तो इसमें 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 625 में से 25 गया तो 600 प्लस 1 601 हो गया, तो ये आ गया 1/601 माइनस, यहाँ पे आ जाओ 625 प्लस 25 650 प्लस 1 651, ये आ गया। अब क्या करना है, अब ऐड करना है, यही तो समेशन की कहानी है। ऐड करने के लिए हो गया, ये लो, ये आ गया। तो बेसिकली ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 651, जिसका मतलब ये हो गया 650 बाई ये। अब आंसर ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/2 भी है, तो 1/2 इंटू 650 बाई 651, इससे ये गया तो 325 बाई 651 आ जाएगा। ये वैल्यूज आगे कट भी नहीं रही हैं, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होना चाहिए। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं p प्लस q की वैल्यू दोनों को कर दो ऐड, 325 651 679 976 इसका आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अब इस पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन 10 1 2 2 2 2 2 2। अच्छा ये तो सिंपल हो गया यार, ये तो यहाँ पे दे रखा है, ये सीधा पहले वाली टर्म को अगर छोड़ दोगे तो बाकी सब तो क्लियरली दिख रहा है। जैसे इसको देखोगे तो 10 इंटू 2 की पावर 0/3 की पावर 25, फिर ये 10 इंटू 2 की पावर 1/3 की पावर 24, ये चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है, 10 इंटू 2 की पावर 24/3 की 3 ही है। हाँ चलो, ये तो जीपी है, तो चलो इसका सम कर देते हैं। तो सम क्या होता है, a इंटू 2 की पावर, इसको 1 ही लिख दो, 3 की पावर यहाँ पे क्या है 25, ये है। और यहाँ पे इसका कॉमन रेशियो देख लो। कॉमन रेशियो क्या है, 10 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 24, और इसको पहली वाली टर्म से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर 25/10, 10 से 10 गया, इससे ये गया, 3 बच के 6 आ गया, ठीक है। तो 6 की पावर a इंटू आर की पावर n-1, n कितना है, अब यही है कंफ्यूजन। 0 से स्टार्ट हो रहा है 25 तक, तो 25 है, तो 6 की पावर 25 माइनस 1 डिवाइड बाई r-1, ये अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। और इसके प्लस में ये भी चल रहा है, ठीक है, इसको नहीं भूल जाना है, 3 की पावर 26। तो ये बेसिकली अपने पास में देखो अभी क्या होगा कि ये आ जाएगा 6/3 की पावर 26 प्लस 10/3 की पावर 25 इंटू, अब मेरे को सारे ऑप्शन 3 और 2 के रेस्पेक्ट में दे रखे हैं, तो 6 अपना किसी काम आएगा ही नहीं, तो इसको अपन लिख देते हैं 2 की पावर
25 इंटू 3 की पावर 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 5। इस 5 को निपटाओ पहले, तो ये 2 हो गया। अब देखो, अब आ रहा है 6/3 की पावर 26। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 3/2 की पावर ये। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं यहाँ पे करूँगा तो 2 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 25 हो जाएगा इससे, फिर माइनस 2/3 की पावर 25। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों सेम है। कैसे सेम है, देखो, इसको काटा ये 3 है ना, सॉरी 2, 3 से काट रहे हैं, ये 3 की पावर 25, यानी कि ये और ये है कैंसिल आउट, तो बच गया ये। इसमें भी इससे गया, इससे गया ये, तो बच गया ये। तो बेसिकली अभी अपने पास में 2 इंटू 2 की पावर 25 आ गया, जिसका मतलब हो गया 2 की पावर 26। ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस सेगमेंट का, जिसमें मेरे को लग रहा था कोई तो एरर है। देखो क्या हो रहा है कि अपने पास में 2 नंबर्स दे रखे हैं जिनका 2 वैल्यूज़ हैं जिनका अर्थमेटिक मीन इसके बराबर है। ए के बारे में कह रहा है ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, अल्फ़ा कुछ इस तरीके से है, और फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक को घुसा दिया है ज़बरदस्ती यार। तो अब देखो जब भी ऐसा सिनेरियो रहता है तो यहाँ पे ना इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे 4 है, ठीक है, अगर मान लो ये सारे टर्म्स एपी में है तो मैं बोल देता हूँ कि एपी में है, ठीक है। अगर ये एपी में है और 4 टर्म्स हैं जिसमें से एक टर्म हमको नोन है, 4 पता ही है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म को ना मैं बोल दूँ कि ये 4 माइनस डी है, तो ये वाली टर्म 4 प्लस डी हो जाएगी, तो बी क्या हो जाएगा 4 प्लस 2d। चलो, इसका फ़ायदा अपने को यहाँ मिल जाएगा। ये जो दे रखा है इसने, ये क्या दे रखा है कि 1/a प्लस 1/b बाई 2 इक्वल्स टू 5/16। इससे इसको काट दो, 5/8 हो गया। ये आ जाएगा ये 5/8 के इक्वल। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो मैंने ऊपर रखी है ना, उनसे ले लो। ये 4 माइनस डी था और b की वैल्यू 4 प्लस 2d था। यहाँ पे दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, और ये आ गया 5/8 के इक्वल। डी से गया, अबे कहाँ गया, ऐसे कैसे चला जाएगा, ऊपर बचेगा 8 प्लस डी, और इसमें आ गया 8, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ क्रॉस में, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, बेसिकली इन दोनों को, तो ये आ जाएगा, देखो 16 हो गया प्लस अपने पास 8d हो गया माइनस 4d हो गया माइनस 2d स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 64 प्लस 8d 16 80 हो जाएगा ये। यहाँ पे बचेगा 4d, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, माइनस 10d स्क्वायर। सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो 10d स्क्वायर हो गया, माइनस 20d प्लस 8d तो माइनस 12d, ठीक है। अब फिर माइनस 80 प्लस 64 तो बच गया माइनस 16, तो अभी 2 से चला जाएगा मेरे को लग रहा है। 5d स्क्वायर माइनस 6d माइनस 8, 8 5 40, 10 और 4, तो 5d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 4d माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 5d को कॉमन लिया तो d माइनस 2 प्लस 4 को कॉमन लिया तो d माइनस 2, तो यहाँ पे d माइनस 2 और 5d प्लस 4 इक्वल टू 0। d की वैल्यू 2 आ गई और माइनस 5/4, माइनस 4/5। अब अपने को ध्यान ये रखना है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। a अपना क्या है, a हमारा है 4 माइनस डी। अब इसमें 2 केसेस हैं। पहले वाला केस जब d इक्वल टू 2 लोगे तो 4 माइनस 2, तो ये तो 2 आ गया, लेकिन जब d इक्वल टू माइनस 4/5 लोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 24/5 ये। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि जैसे देखो मैं इसको किया था तब यहाँ पे ये वाला सीन था कि अगर मान लो मैं ये ले लेता हूँ a की वैल्यू, तो हमारे पास इक्वेशन है ये, है ना। इस इक्वेशन पे आ जाओ पहले कि भाई अल्फ़ा है, पहला अल्फ़ा ही है, हाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 प्लस डी है ना। तो 4 इसकी टर्म्स को निकाल लो। इस बेसिस पे जब d की वैल्यू माइनस 4/5 है तो अपने पास में पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, और तीसरी टर्म में 4 माइनस 4/5, तो ये आ जाएगा 16/20, हाँ 5 हो जाएगा। और फिर b अगर निकालोगे तो 4 माइनस
4 प्लस था 2D, है ना, तो ये हो जाएगा -8/5, तो ये आ जाएगा 12/5, 20 -8, हाँ ये 12/5 अपने पास में आ जाएगा। अब देखो, अब अल्फ़ा की वैल्यू अगर रखोगे, अल्फ़ा की वैल्यू अपने पास में क्या है, थर्ड वाली, तो ये हो जाएगा 16/5 एक्स स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू अगर रखोगे पहले वाली 24/5 एक्स हो गया, फिर +2। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे है 16/5 माइनस 2b 24/5, ये आ जाएगा। इसका मतलब 5 से अगर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो 16x² माइनस 24x प्लस 2, और यहाँ पे आ गया -8। बेसिकली मैं यहाँ पे, हाँ, तो 8 से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 2, जिसमें अगर अभी अपन देखें तो ये 4 हो जाएगा माइनस का, तो 2x² माइनस, देखते हैं कि 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसका मतलब 2x को अगर मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 2 हो गया, प्लस 1 को अगर मैंने कॉमन लिया तो भी x माइनस 2 हो गया, एक आ गया ये, एक आ गया ये, तो x की वैल्यू एक तो 2 आ गई, एक आ गई -1। अच्छा ये हो गया भाई, सही आ गया, ठीक है। उस टाइम पे हो सकता है कुछ मिस्टेक रहा हो कि भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, एक तो x की वैल्यू 2 है, एक है रूट इसका -1/2, तो एक 2 तो इसमें लाई कर रहा है और -1/2 लाई कर रहा है इसमें। चलो अच्छा, उसको भी चेक कर लेते हैं ना, जब d इक्वल टू 2 था, है ना, हालांकि अगर मान लो मैं उसको भी चेक करता, d इक्वल टू 2 पे एक्चुअली में a की वैल्यू 2 हो जा रही, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं, है ना। इसको अगर अपन देखेंगे तो अभी हमारे पास में टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी कि भाई ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8 हो जाएगी, ये है कहानी। अब देखो, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अल्फ़ा मतलब 6x² और a मतलब 2x प्लस 2 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा अपने पास में आ जाएगा 6 माइनस 16, ये आ गया 6x² माइनस 2x और -20, तो 3x² माइनस x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो ये आ रहा है, जिसमें दोनों रूट्स का प्रोडक्ट तो है ही। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, सही है क्या। अल्फ़ा की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 2 है, इंटू 2, 6 माइनस 16, ठीक है, -10 -20 हो गया, 2 से गया 30। यहाँ पे अगर x निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस 120। अच्छा, इसके तो फैक्टर ही हो रहे हैं ना यार, 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 3x मैंने बाहर लिया तो ये x माइनस 2 प्लस 5 अगर मैंने बाहर लिया तो ये x माइनस 2, तो एक आ गया ये और एक आ गया ये। अच्छा, दोनों ही आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 और -5/3, तो 2 फिर से इसमें आ रहा है और -5/3 ये भी इसी के अंदर आ जा रहा है, तो भी यही आंसर हो जा रहा है। चलो अच्छा, वो कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से अपन सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे, सबको अपन ने कवर किया है। अगर तुमको इसी चैप्टर के और PYQs देखने तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशंस के और चैप्टर्स के PYQ देखने तो वो राइट वाली प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएंगे, तो बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर लो।